हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एलपी रवि चौहान में। दोस्तों, जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1376 वैकेंसी उनके लिए निकाल दी है सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन CEN 4 2024 के अंदर। अब बात करते हैं कि कैसी-कैसी वैकेंसीज़ हैं और किस-किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन फील्ड के अनुसार आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप 17 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट पेमेंट करने की और फॉर्म भरने की रहेगी आपकी 16 सितंबर। अगर आपने कोई गलती कर दी है, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको 10 दिन जरूर मिलेंगे। 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंज किसी प्रकार का भी कर सकते हैं। बस आप उसमें 1-2 चेंज नहीं कर पाएँगे। आप अपना जो आरआरबी चूज़ किया होगा, उसको आप मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। तो आरआरबी को चूज़ करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुझे किस आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई करना है। बिल्कुल हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपके लिए बेस्ट आरआरबी कौन-सा रहेगा, वो बिल्कुल आखिरी में करेंगे। तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि कैसे-कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, पुराने प्रीवियस पेपर्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से मॉक टेस्ट, कौन-कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको लगाने हैं, ताकि आपकी अभी से तैयारी स्टार्ट हो जाए और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और कौन-सा बेस्ट आरआरबी आपके लिए रहेगा, जो आपकी सिलेक्शन को श्योर करेगा। क्योंकि जो बेस्ट आरआरबी सिलेक्शन आपका रहेगा, वो 70 से 80% श्योर कर देता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या नहीं। अगर आपने गलत आरआरबी को चूज़ कर लिया और आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की और उनके लेवल की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट वो दी है डायटीशियन की। डायटीशियन जो कि लेवल 7 की पोस्ट है, जिसके अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट आती है। दोनों का बेसिक 44,900 है, मतलब कि लमसम आपकी जो सैलरी रहेगी वो 70 प्लस आने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है वो है आपका डायटीशियन के लिए C2 का और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए C1 का। अब अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर 20 से 43 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर 20 से 43, जो कि एक अच्छी खासी एज ग्रुप दे दिया है इसके अंदर, तो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखी गई है, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर ही है। डायटीशियन में टोटल वैकेंसीज़ जो हैं, सभी आरआरबीज़ में 5 हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी है दोस्तों, आप अपनी एजुकेशन क्लास के अनुसार देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं, वो है 13 नंबर की फार्मासिस्ट के अंदर एंट्री ग्रेड लेवल 5 29,200 बेसिक C2 कैटेगरी रिक्वायरमेंट है मेडिकल, और 20 से 38 साल वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 246 सबसे ज़्यादा वैकेंसी सेकंड नंबर की इसकी है। उसके बाद में फिर आपका ये हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 126, और फिर लैबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 94, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आप देखने को इसमें मिल ही रही है। अब बात करते हैं, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सी सूट करती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। 1376 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना है कि वैकेंसी चाहे थोड़ी हो, आपका आरआरबी का सिलेक्शन बेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। देखिए, रेलवे कहता है कि जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट वेटिंग में है, नोटिफिकेशन निकलने से पहले वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। रेलवे की कोई भी फॉर्म निकलेगा तो उनकी ये शर्त रहती ही रहती है। जो-जो मेन-मेन चीज़ें हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने एक आरआरबी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आरआरबी को सेलेक्ट करने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है, ऐसे ही किसी भी आरआरबी को सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको एक अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी देनी है, और उसको हमेशा आपको ज़िंदा रखना है, मतलब कि लाइव रखना है। आगे जो भी अपडेट्स आएँगी, कोई भी नया चेंज आएगा, तो मॉडिफिकेशन आएगा, तो वो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर मैं मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गया हूँ, मेल भूल गया हूँ, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है, सिम तोड़ दिए। इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको फ़ोकस रहना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते समय और लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की निकल गई है, मतलब फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, आरआरबी चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको ₹250 देके मॉडिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं। केवल आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आरआरबी को चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको पता है, हमेशा हर एग्ज़ाम में रेलवे के 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और अगले 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो मतलब आपके चारों क्वेश्चन गलत माने जाएँगे। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है? और आपको किसी भी फेक वेबसाइट या मिसलीडिंग या इनकरेक्शन इन्फॉर्मेशन के साथ में नहीं जाना है। कोई ये कहे कि हम आपसे पैसा लेके एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, मेनली फॉर्म रिजेक्ट कहाँ पर होते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो अपना जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो उनकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा, सबसे मेन चीज़। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर दोस्तों आपने फ़ोटो और सिग्नेचर एज़ पर रेलवे ने जो माँगे हैं, उसके हिसाब से नहीं डाले, तो आपको हो सकता है कि रेलवे चांस दे, नहीं तो उनके हक में है कि वो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही करने हैं। आपको कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर्स को नहीं करना है, कोई भी ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर या डिसजॉइंट लेटर नहीं करना है। आपके जो सिग्नेचर होने चाहिए, वो कहता है यहाँ पे रनिंग सिग्नेचर, रनिंग हैंड में होने चाहिए, जैसा हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है? पर बहुत सारे बच्चे कैपिटल लेटर्स में नाम लिखते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह देख लीजिएगा, फ़ोटो जिस फॉर्मेट में माँगा है, वही होना चाहिए दोस्तों।
ठीक है? ज़्यादा बड़ा चेहरा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं कि आपका शरीर ये दिखे, आपका फ़ोटो ना दिखे, फेस ना दिखे। फेस रिवील होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट्स को हेल्पलाइन रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे पूछना है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे या यहाँ पे मेल करके उनसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हाँ, सर मुझे मेरा ये कैटेगरी है B1 में फिटनेस मेडिकल स्टैंडर्ड मेरे को चेक करना है या नहीं, कैसे होगा? तो देखिए, ये है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड जो B1 के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी आईसाइट 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। जो पावर ऑफ लेंस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 4D से ज़्यादा, और इसी तरह आपकी नाइट विज़न नहीं होना चाहिए। कलर विज़न टेस्ट आपको पास करना है सभी के अंदर, ठीक है? इसके अंदर C1 में ऐसा नहीं दिया है कलर विज़न का, ठीक है? तो जहाँ पे कलर विज़न है वो आपको मस्ट है, वो पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये नेशनलिटी है, सिटीज़न वगैरह की बातें आम हैं, इसमें आप गलती नहीं, जहाँ पे आप गलती करोगे वहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो फ़ीस लगेगी वो ₹500 लगेगी, और 500 में से आपका अपीयरिंग CBT जो अपीयर कर लेंगे CBT 1 उनको ₹400 रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट SC, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो वो सभी 250 में अपने फॉर्म को भर सकते हैं, और ये 250 रिफ़ंड कर दी जाएगी बैंक चार्जेस को, अगर आपने CBT 1 को क्वालीफाई कर लिया तो, ठीक है? ये इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो बच्चे हैं EBC जो इसमें भरना चाहते हैं, उनको ये 5-6 अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो वो भर सकते हैं। जैसे कि आपका BPL कार्ड है, इज़्ज़त MST इशू बाय रेलवे है, ठीक है? और ये जो इसमें कुछ ज़मीन वगैरह का बताया है, ये आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट बात अब हमारी रह जाती है कि मेन है आपको पेपर पे फ़ोकस करना है कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपकी फ़ील्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखना है, देखिए केवल एकमात्र CBT होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो जिन बच्चों को, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2018 में ALP का, तो मैंने ये देखा था कि बच्चों को पेपर ज़रूर आता था, पर उनको अटेम्प्ट करना कंप्यूटर पे नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर चलाया नहीं है, जिन्होंने माउस कीबोर्ड की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। वो आप कर सकते हो मॉक वगैरह लगा के, है ना? अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ये प्रेप एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप इसको 349 में खरीद सकते हैं, और चाहते हैं कि 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिले, तो आप ये रवि RAVI कैपिटल में और 20 रवि 20 कोड लगाकर इस पे 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं, और इसको 299 में पूरे 1 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जितने भी प्रीवियस मॉक एग्जाम्स हैं उनको आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आपका अब CBT 1 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्या क्या पेपर में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पेपर में रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 100 मार्क्स के लिए उनका टाइम अलॉट रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, जिस भी फील्ड में आपने फॉर्म को भरा है, उसमें आपके उससे रिगार्डिंग 70 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मार्क्स रहेंगे, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में मात्र 10 मार्क्स रहेगा, और जनरल साइंस आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। मतलब कुल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, और आपको इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1/3 आपको मार्क्स का चुकाना पड़ेगा। साथ ही साथ कहता है कि जो बच्चे इसको क्वालीफाई कर जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर होगा उनका मेडिकल। तो अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। देखिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 से 5-7 दिन में अंदर होगा, और वो भी 2-3 शिफ्टों के अंदर होता है। तो हर शिफ्ट के अंदर या तो एग्जाम की शिफ्ट रहेगी हार्ड, मॉडरेट या इजी। तो हो सकता है आपका नंबर पड़ जाए हार्ड वाली शिफ्ट में, तो मार्क्स थोड़े से कम आप अटेम्प्ट कराएं, जो कि रॉ मार्क्स कहलाएंगे। पर आपको घबराना नहीं होता है, इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन टर्म को रखा गया कि ताकि सभी को नॉर्मल किया जा सके। जो भी शिफ्ट आई है उनको नॉर्मल किया जा सके, उसी के हिसाब से मार्क्स आपके बढ़ाए जाते हैं या वही रखे जाते हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी शिफ्ट में जो भी एग्जाम रहेगा, बस आपको उसको देखना है कि अच्छे से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर कि भाई आपका कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है और आपको कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अगेंस्ट ए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, और 30 से 70 KB के बीच में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको कोई डार्क ग्लास या कैप वगैरह नहीं लगानी है, और सेम इसी प्रकार की 12 फोटो की कॉपी आपको रखनी है, जो कि आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के समय काम आएगी। और इसी साइज का 30 से 70 KB के साइज का JPEG फॉर्मेट में ही आपका जो सिग्नेचर है, जो कि रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर होना एलिजिबल है। नहीं तो दोस्तों आपका ये कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोताही नहीं बरती जाती है, क्योंकि यही आप ही वो कैंडिडेट हैं। अब आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन, इनवैलिड, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेन जो बातें हैं दोस्तों कि आपको कहाँ से RRB को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको तो पहले तो ये देख लेना है कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हो। 10+2 वाला जो बच्चा है, कोई भी है, वो चाहता है फॉर्म को भरना, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, यहाँ पे एक जॉब है 5th नंबर की, फील्ड बैकग्राउंड की, ठीक है, फील्ड वर्कर। इसमें है +2 वाले, 10+2 स्टेज के साइंस विद बायो एंड केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये पे ग्रेड लेवल 2 के अंदर आता है, 19,900 इसका बेसिक होता है, और C2 जो कैटेगरी है वो इनका मेडिकल कैटेगरी है। इसी प्रकार से आप अपना देख सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मेरे क्या क्या क्वालिफिकेशन के अनुसार मैं कहाँ कहाँ पे फॉर्म को भर सकता हूँ। और भी कुछ जॉब्स है +2 वाले बच्चे, इस फॉर्म को जरूर देख लें। इसको मैं पूरे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये है अब वैकेंसी RRB वाइज। तो देखना है आपको कि अब आपको ये देखना है कि मेरे को अपने RRB कहाँ से सेलेक्ट करनी है। आपको अपने घर के पास से फॉर्म को भरना है, या फिर आपकी जॉब प्रायोरिटी है, आपको जॉब चाहिए, तो आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या चाहिए, घर या फिर जॉब। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कैसे देखना है, देखिए आपको 3 चीज़ों को कंसीडर करना है। सबसे पहला, आपकी जो फील्ड है
उसमें वैकेंसी लिख लेनी है किस आरआरबी में कितनी है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं, पोस्टों की थोड़ी थोड़ी मात्र है, पर फिर भी देखना तो सिलेक्शन तो करना है ना आरआरबी का कि कहाँ से की है। तो आपको सबसे पहले देखना है मेरी पोस्ट की वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। दूसरा, आपकी कैटेगरी जो है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि मेरी पोस्ट में वैकेंसी कहाँ पे है, वहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। भाई आप अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको बस यूआर की पोस्ट देखनी है कि भाई मेरी जो ये जॉब है, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब ज़्यादा कहाँ पे है। यूआर वाले कैंडिडेट मात्र ये देखें कि देखिए यूआर वाले कैंडिडेट ये देखें कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ठीक है यहाँ पे भी है और वो 13 वैकेंसी है यूआर में, ठीक है। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है कि टोटल वैकेंसी कितनी दी है, आपका यूआर में सिलेक्शन होगा, आपको यूआर की ही फील्ड देखनी है। इसी तरह से फिर आपको देखना है प्रयागराज में कि मेरा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कहाँ पे कितनी वैकेंसी हो गई, ये टोटल हो गई इसकी 12 वैकेंसी, ठीक है, यूआर की केवल। इसी तरह से आपको सबकी देख लेनी है और फिर वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और जो कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वालों की मैं बात बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं उनको देखना है कि ओबीसी प्लस में यूआर टोटल वाली वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपकी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वहाँ पे आपको देखना है। इसी तरह एससी वाले कैंडिडेट देखेंगे एससी और यूआर की, क्योंकि वो एससी वाले जो कैटेगरी है उसमें भी फिट होते हैं और यूआर वाले में भी फिट हो जाते हैं अगर वो उतना रैंक उतना स्कोर करते हैं। तो इसी तरह एसटी वाले कैंडिडेट भी एसटी प्लस में यूआर की टोटल जो वैकेंसी है उनको देख के फॉर्म को भरेंगे और आरआरबी का चयन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको कैसे सिलेक्शन करना है अपनी आरआरबी का, ठीक है। इसके अंदर कुछ और ज़्यादा खास है नहीं, बस आप अपनी फील्ड को देखिए, अपनी जॉब को देखिए, अपनी कैटेगरी को देखिए, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे वाली वैकेंसी आरआरबी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कहेंगे तो मैं पर्टिकुलर किसी वैकेंसी के ऊपर आपको चाहते कि सर इस पोस्ट के लिए तो कम से कम बता दीजिए कि कहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इससे रिलेटेड आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देता रहूँगा। और आपको दोस्तों प्रेप एप्लीकेशन को मेरी माने तो PREPP एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए 299 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी फील्ड से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और मैं किस तरह से तैयारी कर सकता हूँ। तो चैनल में पहली बार आए हैं और अपने ही भाइयों को आप बताना चाहते हैं कि किस तरह से फॉर्म को भरना और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और अपनी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी कमेंट है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।